हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो आज हम अपने पीवाईक्यू के सेशन में आज हम अपना गैडवी का जो टॉपिक गैडवी के पीवाईक्यू डिस्कस करने वाले हैं। और उसमें भी टॉपिक जो हमारा है इलेक्ट्रोस्टैटिक से जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं गैडवी में सारे क्वेश्चन कवर करने की कोशिश करेंगे इस सेशन में। तो जो भी क्वेश्चंस आए हुए हैं गैडवी में उन इलेक्ट्रोस्टैटिक से उस टाइप के क्वेश्चन को हम कवर करेंगे, जो भी आपके गैडवी हो या फिर आपके JNU BT से रहे हों, क्योंकि गैडवी से पहले आपका JNU BT रहता था, राइट। जो भी आपके क्वेश्चन है सारे इस सेशन में कवर करेंगे। तो पहला क्वेश्चन हम देख पा रहे हैं स्क्रीन पे क्या है। द सरफेस ऑफ ए हॉलो मेटल स्फीयर ऑफ रेडियस 20 सेंटीमीटर इज कनेक्टेड टू एन इलेक्ट्रिकल सोर्स प्रोवाइडिंग 100 वोल्ट। ठीक है, व्हाट इज द पोटेंशियल एट इट्स सेंटर। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, द सरफेस ऑफ ए हॉलो मेटल स्फीयर ऑफ रेडियस 20 सेंटीमीटर एक हॉलो मेटालिक स्फीयर है, मतलब कंडक्टिंग है, ठीक है, कंडक्टिंग है, कनेक्टेड टू इलेक्ट्रिकल सोर्स प्रोवाइडिंग 100 वोल्ट। एक इलेक्ट्रिकल सोर्स से कनेक्टेड है, मान लो ये, जो कि इसको कितना प्रोवाइड कर रहा है, 100 वोल्ट, राइट। 100 वोल्ट इसको ही प्रोवाइड कर रहा है, सिंपल सा। अब ये पूछ रहा है कि इसके सेंटर पे इसकी रेडियस कितनी है, 2 सेंटीमीटर। तो एक ऐसा क्वेश्चन है जिसमें हमें पेन चलाने की जरूरत नहीं। क्यों है ऐसा? बिकॉज अगर हमें पता होता डायरेक्टली रिजल्ट, अगर हमारे पास एक कंडक्टिंग स्फीयर है, चाहे वो हॉलो हो चाहे सॉलिड हो, अगर कंडक्टिंग है तो जो पोटेंशियल उसके सरफेस पे होगी वही पोटेंशियल उसके हर एक पॉइंट पे, इनसाइड पॉइंट पे होगी, चाहे वो सेंटर हो या कोई भी पॉइंट पे पूछा हो, अंदर सेम पोटेंशियल कांस्टेंट रहती है। पॉइंट टू बी नोटेड। अगर आपका कंडक्टिंग स्फीयर है तो कंसेप्ट नोट करें, तो इसका आंसर सिंपली आपको बिना पेन चलाए मिल सकता था, 100 वोल्ट आपका इसका आंसर आना चाहिए, राइट। तो इसका कंसेप्ट क्या है, कंसेप्ट लिख लें, पोटेंशियल इज कांस्टेंट for conducting sphere. It is equal to the value, it is equal to the value at surface. अंदर हर एक पॉइंट पे उतनी ही पोटेंशियल होगी जितनी आपकी सरफेस पे है। तो सिंपल सा कंसेप्ट है। अगर ये नॉन कंडक्टिंग स्फीयर होता, अगर ये नॉन कंडक्टिंग स्फीयर होता तो हमारा सिनारियो कुछ चेंजेस होता। उस सिनारियो में हम अलग अलग रिलेशंस देखते हैं, बट हमारे पास एक कंडक्टिंग हॉलो मेटालिक स्फीयर था। तो इस सिनारियो में जो पोटेंशियल आपकी सरफेस पे है वही पोटेंशियल आपकी अंदर हर एक पॉइंट पे रहने वाली है। ठीक है, सिंपल सा कंसेप्ट है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत सिंपल है। पॉइंट चार्जेस प्लस क्यू ईच इज प्लेस्ड एट द कॉर्नर्स ऑफ ए ट्राइंगल, स्क्वायर एंड रेक्टेंगल और पेंटागन। इफ द साइड्स ऑफ द ट्राइंगल, स्क्वायर एंड पेंटागन आर ईच, द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर विल बी। देखो, एक आपके पास क्या है, पॉइंट चार्ज है जो कि प्लेस्ड एट द कॉर्नर्स ऑफ ए ट्राइंगल, स्क्वायर एंड रेगुलर पेंटागन। इफ द साइड्स ऑफ द ट्राइंगल, स्क्वायर एंड पेंटागन आर ए ईच, सबकी साइड्स इक्वल है, तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड सेंटर पे बतानी है। सिंपल, बिना पेन चलाए क्वेश्चन आने वाला है इसका आंसर। क्यों है? बिकॉज इसके पीछे एक सिंपल सा कंसेप्ट है। अगर आपके पास कोई भी रेगुलर पॉलीगन है, चाहे वो आपका ट्राइंगल है या स्क्वायर है या आपका पेंटागन है, तो ड्यू टू सिमेट्री क्या होता है, ड्यू टू सिमेट्री जो सेंटर पे जो फील्ड होती है, अगर उसके कॉर्नर पे सेम मैग्नीट्यूड के चार्ज रखे हुए हैं, सेम नेचर के, ठीक है, हर एक कॉर्नर पे, और यही क्वेश्चन में बोला गया। तो ये कंसेप्ट क्या कहता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड हर एक सिनारियो में आपकी सेंटर पे 0 होगी बिकॉज ऑफ सिमेट्री। तो ये कंसेप्ट भी आपको पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है सेंटर पे 0 होती है अगर सेम नेचर के चार्ज रखे हुए हैं रेगुलर पॉलीगन में कॉर्नर्स पे, राइट। बिकॉज ऑफ सिमेट्री ये इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी क्या होती है, 0 होती है सेंटर पे।
तो ये क्वेश्चन भी आपका बिना पेन चलाए अपन कर सकते थे, इसमें कुछ ऐसा कुछ खास बात है नहीं। तो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है आपका। इसमें कौन सा सिनेरियो बनेगा, 0 इन ऑल 3 केसेस। ठीक है, पहला ऑप्शन लिखा हुआ दिख नहीं रहा होगा, मैं लिख देता हूं 0 इन ऑल 3 केसेस, राइट। चलो करनी हो रही, ठीक है, क्लियर है इतनी चीजें। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन को उम्मीद करता हूँ इसका जो कंसेप्ट है आपको समझ में आया होगा कि अगर कोई रेगुलर पॉलीगन है और उसके कॉर्नर पे जो है इक्वल मैग्नीट्यूड के सेम चार्ज, सेम नेचर के चार्ज रखे हुए हैं, तो सेंटर पे जो तुम्हारी इलेक्ट्रिक फील्ड है वो आपकी क्या होगी, 0 होगी। ठीक है, सिंपल सा कंसेप्ट था इस क्वेश्चन का, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन क्या है, इफ इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस हैज टू बी डिक्रीज, रेजिस्टेंस हैव टू बी कनेक्टेड इन। अगर आपको इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस डिक्रीज करना है ओवरऑल सर्किट का, ओवरऑल सर्किट का रेजिस्टेंस डिक्रीज करके आपको करंट बढ़ाना है, तो आपको बोल रहा है कि कौन सा उसका जो अरेंजमेंट हो सकता है उसमें ये रेजिस्टेंस डिक्रीज करेगा। इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस कैन नॉट बी डिक्रीज, गलत है। मिक्स्ड अरेंजमेंट, सीरीज, पैरेलल। देखो सीरीज में क्या होता है, सीरीज में तो सारे रेजिस्टेंस ऐड होते हैं तो रेजिस्टेंस बढ़ता है, बट डिक्रीमेंट के लिए हम क्या करना है, हमें पैरेलल में करना है। ठीक है, हमें रेजिस्टेंस को पैरेलल में कनेक्ट करना पड़ेगा। अगर इक्वल रेजिस्टेंस है तो इस तरह से होता है उसका फार्मूला, राइट। क्लियर है, R डैश इज इक्वल टू R/N। तो डिक्रीज करना है तो हमें सर्किट रेजिस्टेंस को पैरेलल में कनेक्ट करना पड़ेगा। ये आपका आया हुआ है JNUVT 2019 में। ये आपका आया हुआ है 2019 में। फटाफट इस क्वेश्चन को समझ लिया, कंसेप्ट क्लियर है। अगर हमें सर्किट का ओवरऑल रेजिस्टेंस डिक्रीज करना है तो हमें रेजिस्टेंस को पैरेलल में कनेक्ट करना पड़ेगा। सिंपल सा कंसेप्ट है इस क्वेश्चन में और कुछ नया नहीं है, बहुत आसान क्वेश्चन है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम क्या है। अगला क्वेश्चन क्या है, सिंपल क्वेश्चन है। Two resistance R1 and R2 yield the same equivalent resistance when they are connected in parallel or in series. If R1 is 3 ohm, the value of R2. ये आया हुआ है गेट बी 202 ओम में। ये आपका 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, टू रेसिस्टेंस R1 एंड R2 yield the same equivalent resistance when they are connected in parallel या फिर in series। अगर आपके पास दो रेसिस्टेंस हैं, दोनों को अगर हम पैरेलल में कनेक्ट करें या फिर हम सीरीज में कनेक्ट करें, दोनों सिनारियों में आपका इक्विवेलेंट इक्वल आ रहा है। एक रेजिस्टेंस की वैल्यू हमें पता है, दूसरे की वैल्यू अननोन है, हमें कैलकुलेट करनी है। दूसरे रेजिस्टेंस की वैल्यू अपन को कैलकुलेट करनी है। चलो अगर हम सीरीज में देखें तो क्या बनेगा इनका इक्विवेलेंट, R1 प्लस R2। अगर हम पैरेलल में देखें तो इनका इक्विवेलेंट क्या बनेगा, R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, राइट, ये बनेगा। ठीक है, ये दोनों क्या है, इक्वल हैं, तो जैसा हमें बोला गया हम वैसा करेंगे, जैसा कंडीशन बोला गया हम वैसा करेंगे। जैसा बोला गया वैसा करते जाओ, क्वेश्चन में कुछ नहीं है, क्वेश्चन बहुत आसान है। ठीक है, R1 की वैल्यू हम इसमें डालते हैं तो हमारी इक्वेशन क्या बनेगी, 3 प्लस R2 इज इक्वल टू 3R2 अपॉन 3 प्लस R। तो यहाँ से हमें R2 की वैल्यू निकालनी है। अब तुम R2 की वैल्यू पुट करके भी निकाल सकते हो अगर अपना टाइम बचाना चाहते हो। देखो अगर मैं इसमें क्या पुट करूँ, 6 पुट करता हूँ, 6 पुट करूँगा, 6 3 9, यहाँ पे पुट करो 9, 6 3 18, तो यहाँ पे ये नहीं बनेगा। अगर मैं इसमें 1/3 पुट करता हूँ तो कितना बनेगा, 1 प्लस, चलो देखते हैं, चलो यहाँ से निकाल ही लेते हैं सोल्यूशन। ठीक है, ये हो जाएगा 3 प्लस 3R2, राइट। अगर मैं इसको खोलता हूँ, तो मेरा क्या बनेगा, 9 प्लस R2 स्क्वायर प्लस 6R2 इज इक्वल टू 3R2, राइट। अगर मैं फर्दर सॉल्व करूँ इसको, हेलो आवाज़ आ रही है, हाँ, अगर मैं इसको फर्दर सॉल्व करूँ तो मेरे पास इक्वेशन क्या बनेगी, R2 स्क्वायर प्लस 9 प्लस 3R2, राइट, ये इक्वेशन बनेगी, इज इक्वल टू 0। यहाँ से हम इसको आराम से सॉल्व कर सकते हैं। R2 इज इक्वल टू
-3 प्लस माइनस 9 4 AC। एक मिनट, वेट, समथिंग इज रॉन्ग। (6R2 = 3R2)। अगर मैं इसको यहाँ से यहाँ लाया तो ये हो गया मेरा 3R2। यहाँ से आपका R2 की वैल्यू अगर मैं निकालना चाहूँ तो b²। अगर मैं इस इक्वेशन से इसको कंपेयर करूँ a² प्लस bx प्लस c से कंपेयर करूँ तो यहाँ पे आ जाएगा 3 3 9। ठीक है, वेट अ मिनट।
हेलो 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 हेलो, हाँ। चार्ज क्यू लोकेटेड एट द सेंटर ऑफ मास ऑफ ए क्यूब स्फीयर एंड सिलेंडर, द साइड ऑफ द क्यूब इज r unit, radius of the sphere is r unit, and the radius and the length of the cylinder are r and 4r units respectively. The total electric flux through the surface is, आपसे पूछ रहा है टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द सरफेस क्या होगा। क्या बेटा क्यूब में मैक्सिमम होगा, बताओ मुझे, या फिर सिलेंडर में मैक्सिमम होगा, या फिर स्पेयर में मैक्सिमम होगा, किस में मैक्सिमम होगा ये, या फिर सब में सेम होगा। ध्यान से पढ़ो, चार्ज क्यू है, क्यूब के सेंटर पे रखा हुआ है, एक स्पेयर है उसके सेंटर पे रखा हुआ है, चार्ज क्यू यहाँ पे रखा हुआ है, एक सिलेंडर के सेंटर पे रखा हुआ है, ठीक है। रेडियस वगैरह जो है r 4r सबके अंदर रखा हुआ है एक चार्ज क्यू। अब वो बोल रहा है कि फ्लक्स किस में से जब ज़्यादा मैक्सिमम होगा, सब क्यूब में या सिलेंडर में या स्पेयर में या फिर सब में सेम होगा। तो एक बहुत सिंपल क्वेश्चन है, हमें पता है कि गॉस लॉ ने क्या बोला था, गॉस साहब ने, कि फ्लक्स जो होता है दैट इज चार्ज इनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट, राइट। चार्ज इनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ओनली ऑन डिपेंड ऑन द चार्ज इनक्लोज, बॉडी के अंदर कितना चार्ज इनक्लोज है उस पर बात हो रही है, शेप पे डिपेंड नहीं करता, हमेशा ध्यान रखना। अब मैं चाहे इसकी रेडियस 4 गुना करूं, चाहे मैं इसकी रेडियस हाफ करूं, चाहे मैं इसकी रेडियस 2 टाइम्स करूं, कुछ भी करूं, या सिलेंडर की लेंथ बढ़ाऊं घटाऊं, कुछ भी करूं, मेरे फ्लक्स पे तब तक चेंजेस नहीं आएगा जब तक मैं इसके अंदर जो चार्ज है उससे छेड़खानी नहीं करूंगा। अगर मैं इस चार्ज को घटा रहा हूं, बढ़ा रहा हूं, चार्ज और ऐड कर रहा हूं, फ्लक्स कैन बी चेंज्ड, फ्लक्स कैन बी इंक्रीज और डिक्रीज, डिपेंड। बट जब तक मैं अंदर जो रखा हुआ है चार्ज उससे छेड़खानी नहीं करूंगा तब तक मेरा फ्लक्स जो है चेंज नहीं होगा। तो आंसर क्या रहने वाला है, सबके अंदर केवल और केवल चार्ज कितना है, क्यू है, सबके अंदर चार्ज कितना है, क्यू है। तो इसका सिंपल सा आंसर बनेगा कि सारे बॉडीज के अंदर से फ्लक्स जो होगा आपका सेम पास होगा, इक्वल पास होगा, दैट इज फ्लक्स कितना आएगा यहाँ पे, एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। ये आपका फ्लक्स यहाँ से पास होगा। क्लियर है इतना, फटाफट इसको लिखें। चलो कंसेप्ट क्लियर होगा, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो इसका कंसेप्ट यहाँ पे मैं लिखा देता हूँ, कंसेप्ट भी साथ साथ में लिखते चलते हैं अपन। इसका कंसेप्ट क्या है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स only depend on the charge enclosed does not depend on the shape of a body, it's only depend on the charge, it's only depend on the charge enclosed by the body, राइट। तो ये इस क्वेश्चन का कंसेप्ट है कि जो फ्लक्स है वो बॉडी के अंदर चार्ज कितना इंक्लोज है उस पर डिपेंड कर रहा है, ना कि ये कि चाहे वो क्यूब है या स्फीयर है, क्या है उससे फर्क नहीं पड़ रहा, शेप क्या है उस, चाहे वो कोन हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, बट अगर उन सबके अंदर चार्ज सेम रखा हुआ है तो फ्लक्स आपका सेम पास होगा। कितना पास होगा, फाई इज इक्वल टू क्यू इनक्लोज अपॉन फाई एप्सिलॉन, ओ एप्सिलॉन नॉट, सिंपल, फाई इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, सिंपल, राइट। इतनी चीजें क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन क्या है। या नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आया वो 2018 में क्वेश्चन को बनाने की कोशिश करें। अ 10 माइक्रोफैराड कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू अ 10 वोल्ट बैटरी एंड चार्ज फुल्ली। In another case, a weight of 10 kg is taken to the height of 200 meter. If the energy stored in a capacitor is E1 and the potential energy of the weight is E2, then which of the following statement is correct? अब देखो, आपको पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द बॉडी, जब कोई बॉडी ऑब्जेक्ट हाइट h पे लेके जाया जाता है
तब उसकी पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकालते हैं वो पता होना चाहिए। कैपेसिटर में आपको एनर्जी स्टोर्ड का रिलेशन पता होना चाहिए। आपको यहाँ पे दोनों में रिलेशन ड्राइव करके बताना है। सोचो जरा इस क्वेश्चन को कैसे कर सकते हैं हम लोग, जल्दी से सोचो। 10 माइक्रोफैराड कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू अ 10 वोल्ट बैटरी एंड चार्ज फुल्ली। इन अनदर केस अ वेट ऑफ 10 kg is taken to the height of 200 meter. If the energy stored in the capacitor is E1 and the potential energy of the weight is E2, then which of the following statement is correct? कौन सा स्टेटमेंट इसमें आपका करेक्ट है, मुझे ये बताना है सिंपली। चलो देखो, एनर्जी stored in capacitor is given E1 half CV स्क्वायर, राइट। हमें C भी पता है, हमें B भी पता है, तो एनर्जी कितनी स्टोर्ड है यहाँ पे निकाल लेते हैं। E1 आपकी 1/2 इंटू 10 इंटू 10 का स्क्वायर दैट इज 100, राइट। तो ये आपकी एनर्जी स्टोर्ड है, दैट इज 1/2 इज इक्वल टू पावर में दिया हो तो पावर में लेते हैं 1/2 इंटू 10 टू पावर 3, राइट। ये आपकी एनर्जी स्टोर्ड हो गई। बहुत अच्छी बात है सर, ये एनर्जी स्टोर्ड है। ये आपकी E1 आ गई। अब अगर मैं पोटेंशियल एनर्जी, अगर कोई बॉडी को ऑब्जेक्ट H पे, हाइट H पे ले जाया जाए तो उसके अंदर स्टोर्ड पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकालते हैं? U इज इक्वल टू mgh। क्या गिवन है क्वेश्चन में, देख लेते हैं अपन एक बार। 10 kg एंड हाइट 200 मीटर, वेरी गुड। ये क्या है? E2 के नाम से है, तो हम यहाँ पे E2 ले लेते हैं। ठीक है, चलो तो E2 कितना है अपना? 10 इंटू 10 इंटू 100 है शायद, लेट मी चेक। 200 है, वेरी गुड। तो ये आपका आ गया कितना? 10 इंटू 10 इंटू 200, राइट। ये आपका कितना आ गया बेटा? 2 इंटू 10 की पावर 4, राइट। ये 10 की पावर 2, यहाँ से आपकी 10 की पावर 2, 2 इंटू 10 टू पावर 4। रिलेशन किस में निकालना है अपने को? E1 E2 में क्या रिलेशन है आपको ये बताना है। तो आप यहाँ से देख सकते हो E1 और E2 में, अगर मैं E1 और E2 को डिवाइड कर दूँ, डिवाइड ना भी करूँ, तो देखो E1 आपका कितना है? 1/2 इंटू 10 टू पावर 3, ठीक है। और E2 कितना है? 2 इंटू 10 टू पावर 4, ठीक है, वेरी गुड। तो अगर मैं इसमें E2 की वैल्यू यहाँ पे रखूँ, E2 2 इंटू 10 टू पावर 4, तो ये बन जाएगा 2। E1 इज इक्वल टू 1/2, नहीं ये नहीं बनेगा, ठीक है ठीक है। तो E1 आ गया आपका ये 1/2 इंटू 10 टू पावर 3। तो E1 डिवाइड बाई E2 अगर मैं करता हूँ, 2 इंटू 10 टू पावर 3 अपॉन 2 इंटू 10 टू पावर 4, ठीक है। ये आना चाहिए 1/4 इंटू 10 टू पावर -1 E2, ठीक है। 1/4 इंटू 10 टू पावर -1 E2, क्लियर है इतना? बट आंसर हमें 1/2 की फॉर्म में गिवन है, तो 1/2 की फॉर्म में अगर हम गिवन है आंसर हमें, आई थिंक देयर कैन बी अ रॉन्ग टाइपो मिस्टेक, राइट। ठीक है, चलो तो सिंपली आपको इतना पता होना चाहिए कि E1 इज इक्वल टू हाफ CV स्क्वायर, ठीक है, और E2 इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू mgh। इतना आपको पता होना चाहिए, क्लियर है भाई? सिंपली आपका यहाँ से ही आंसर आ जाएगा, ठीक है। E1 और E2 में, चलो फटाफट नोट कर लें।
चलो आई थिंक ये हो गया होगा सबका। ओके फाइन, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका JnUBT2015 में 600 पिकोफैराड कैपेसिटर इज चार्ज बाई 100 वोल्ट बैटरी, हाउ मच इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर। आपसे पूछ रहा है इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी कितनी स्टोर होगी। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी स्टोर्ड क्या, क्वेश्चन क्या है आपको गिवन क्या है, कैपेसिटर गिवन है 600 पिकोफैराड गिवन है और आपको गिवन है B इक्वल टू 100 वोल्ट। आपको एनर्जी स्टोर निकालना है, डायरेक्ट रिलेशन है हाफ CV स्क्वायर, डायरेक्ट रिलेशन है हाफ CV स्क्वायर। इसमें आप क्या कर सकते हो, हाफ इंटू, ठीक है, C क्या है आपका 6 इंटू 10 टू पावर 2 इंटू 100 इंटू 100, राइट। ये यहाँ से आपका कितना आंसर आ जाएगा, 2 से 1 कटा 3, तो यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा 3, ये कितना है 10 टू पावर 4 6, तो यहाँ पे आ जाएगा आंसर 3 इंटू 10 टू पावर -6 जूल। ये -12 है, ये आपका 10 टू पावर 6 हो जाएंगे, तीनों कंबाइन होकर माइनस हो जाएंगे, तो ये आंसर आ जाएगा। तो आपका थर्ड ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है, ठीक है। थर्ड ऑप्शन डायरेक्टली एनर्जी स्टोर्ड का फार्मूला क्या है, एनर्जी स्टोर्ड होती है कैपेसिटर की हाफ CV स्क्वायर। सब कुछ क्वेश्चन में गिवन है बच्चे, बहुत आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन में आपको कैपेसिटेंस की वैल्यू भी गिवन है, पिको फैराड में है, तो हमने उसको क्या किया, फैराड में कनेक्ट किया, और फिर हमारा वोल्टेज भी गिवन है 100 वोल्ट। बस आपको एनर्जी स्टोर निकालनी है, तो आपको ये रिलेशन सिंपल पता होना चाहिए, हाफ CV स्क्वायर U इज इक्वल टू हाफ CV स्क्वायर, ठीक है भाई। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ हम अग्रसर होते हैं। In a meter bridge, the neutral point was formed at a distance of 60 centimeter. In a meter bridge, the neutral point was found at a distance of 60 centimeter from an where the R is equal to 30 ohm connected. Find the resistance S. इस टाइप के क्वेश्चन मीटर ब्रिज से पूछे जाते हैं। आपको एक नॉन रेसिस्टेंस दिया होता है, आपको एक अननोन रेसिस्टेंस दिया होता है, आपको बैलेंस पॉइंट की लेंथ गिवन होती है। आप उस अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू इस एक्सपेरिमेंट से क्लास 12th में बहुत अच्छे से लैब में निकालते हो और एग्जाम में थ्योरेटिकल निकालते हैं। सपोज करो आपके पास क्या है, मीटर ब्रिज है, इधर एक रेजिस्टेंस कनेक्टेड है, इधर एक अननोन रेजिस्टेंस कनेक्टेड है, एक्स बोल दिया उसको मैंने, ठीक है। इससे एक लेंथ कनेक्टेड है ये, ठीक है, यहाँ पे, और नीचे आपका जो भी है बैटरी वगैरह कनेक्टेड है। मैं आपको सर्किट नॉर्मली बना के दिखा रहा हूँ, और नीचे आप एक जॉकी यहाँ से लेके जा रहे हो, ठीक है। सपोज करो यहाँ से लेके यहाँ तक आपकी ये बैलेंस, टोटल इसकी लेंथ हमें पता है कितनी होती है, 100 सेंटीमीटर होती है, राइट। अगर यहाँ पे मेरा बैलेंस पॉइंट मिलता है, अगर यहाँ पे, तो ये वाली लेंथ कितनी होगी बेटा, 100 माइनस L हो गई, राइट। ये मीटर ब्रिज की तरह काम करता है। अगर ये मेरी वैल्यू R की है, जो हमें पता है नॉन वैल्यू है, और हमें ये X कैलकुलेट करना है, यहाँ पे S दिया है, मैं चलो S ले लेता हूँ, यहाँ पे S गिवन है तो मैं S ले लेता हूँ। तो हम इसको कैसे कैलकुलेट करें, सिंपल रिलेशन होता है हमारे पास, आर वाई एस इज इक्वल टू एल अपॉन एल अपॉन 100 माइनस एल। इस रिलेशन से हमें अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू निकल जाती है हमारी। इस फार्मूले से हमारी अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू निकल आती है। कैसे निकालेंगे, हमें इसमें क्या क्या गिवन है देख लेते हैं क्वेश्चन में। क्वेश्चन में बेटा गिवन क्या है, क्वेश्चन में गिवन है R इज इक्वल टू, आवाज आ रही है ना, हाँ, R इज इक्वल टू 30 ओम, L इज इक्वल टू 60। क्वेश्चन खत्म। तो मैंने ये फार्मूला लगाया तो मेरा क्या निकला, 30 डिवाइड बाई S इज इक्वल टू 60 अपॉन 40 यूं। तो S यहाँ से कितना आया बेटा, 120 अपॉन 6। यहाँ से S की वैल्यू आ गई 20, राइट। S की वैल्यू हमारी आ गई 20। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, 20 ओम आपकी अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू आई है। आपको गिवन क्या था, आपको एक नॉन रेजिस्टेंस गिवन था 30 ओम, आपको बैलेंसिंग लेंथ गिवन थी 60 सेंटीमीटर। यू हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ अननोन रेजिस्टेंस, सो वी कैन इजीली कैलकुलेट बाय यूजिंग दिस रिलेशन, दैट इज R बाई S इज इक्वल टू L डिवाइडेड बाई 100 माइनस L। यहाँ पे बच्चे L क्या है आपको पता होना चाहिए, L इज योर बैलेंसिंग लेंथ, जहाँ पे आपको न्यूट्रल पॉइंट मिल रहा है, जहाँ पे आपको न्यूट्रल पॉइंट मिल रहा है, इतनी ध्यान रखना इस चीज का।
ठीक है, ये आपकी बैलेंसिंग लेंथ है। क्लियर इतना? चलो, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है अपना? थर्ड ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट होता हुआ दिख रहा है। थर्ड इज द करेक्ट ऑप्शन, राइट। चलो इसको फटाफट लिखे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। इन क्वेश्चन को करने से पहले कुछ एक अच्छा क्वेश्चन लेते हैं, वो तो हम कर लेंगे। एक क्वेश्चन में यहाँ पे आपका जो पेज पे नहीं आया था पीपीटी में, उस क्वेश्चन को करते हैं। क्वेश्चन देखो ध्यान से देखना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, वहाँ पे पेस्ट नहीं हो पाया था। अ सर्कुलर रिंग इज मेड ऑफ यूनिफॉर्म वायर। अ सर्कुलर रिंग इज मेड ऑफ यूनिफॉर्म वायर, ठीक है। Uniform wire of negligible resistance as shown. Negligible resistance as shown in the figure below, right? Find the resistance between the 2 points A and C. Find resistance between A and C. आपको रेजिस्टेंस बताना है बिटवीन द पॉइंट्स A and C। आपका डायग्राम क्या है बच्चे? डायग्राम है तुम्हारा ये रहा, मैं आपको बना देता हूँ, कलर चेंज करते हैं, व्हाइट लेते हैं। दिस इज योर पॉइंट ए, यहाँ से एक रेजिस्टेंस गया हुआ है, ठीक है। यहाँ से आपका एक सर्किल गया हुआ है इस तरह से, ठीक है। मेरा आर्ट इतना अच्छा नहीं है, सो अपने को उस पर नहीं जाना, अपन को फिजिक्स सीखनी है। यहाँ से एक सर्किल गया है बेटा, ठीक है, इस तरह से। यहाँ से एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है, ये पॉइंट सी है। यहाँ से एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है, यहाँ से एक लगा हुआ है। ये 4 है, ये 4 है, ये 4 है, राइट। ये आपका ए बी पॉइंट है। आपको निकालना है ए और सी के बीच का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो इस टाइप के क्वेश्चन बहुत आते हैं और इसका एक डायरेक्टली ट्रिक होता है, कैसे करेंगे इस टाइप के क्वेश्चन को। सोचते हैं, एक कंसेप्ट लेते हैं, अपने को ए और सी के बीच का इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस निकालना है, ठीक है। सिंपल, एक मिनट, गर्मी बहुत हो रही है यार। ए और सी के बीच देखो कैसे निकाल सकते हैं। सिंपली देखो, नॉर्मली होता क्या है, अगर हमें सर्किट में अच्छे से दिख जाए कि कौन सा सीरीज में है, कौन सा पैरेलल में, तो वी कैन इजीली कैलकुलेट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। बट व्हेन वी कैन आइडेंटिफाई कि कॉम्बिनेशन क्या है, दिख ही नहीं रहा। देखने से कभी कभी क्या वो चीजें होती, देखने जो दिखता है वो एक्चुअली होता नहीं है, ध्यान रखना। तो बहुत सी गलतियां हो जाती है, इसलिए हमेशा कंसेप्ट के ऊपर जाएं। ऐसा ना करें कि यार ये तो दिख रहा है कि यार ये तो ऐसे लग रहा है कि सीरीज में हो, नहीं, ऐसा नहीं होता है। तो इसलिए हमेशा कंसेप्ट पे जाएं।
वैसे तो मैं आपको बता देता हूँ ये तीनों पैरेलल में, फिर इसके साथ ये सीरीज आएगा, बट कंसेप्ट में हम इसमें कौन सा कंसेप्ट यूज कर सकते हैं उस चीज को हम सीखते हैं। किस कंसेप्ट से क्वेश्चन हो सकता है? बेहतरीन कंसेप्ट मैं देता हूं तुम्हें, पोटेंशियल मेथड। हमेशा इस तरह के क्वेश्चन में आप एक पोटेंशियल मेथड लगाओ, गलती के चांसेस बहुत कम है अगर आपने सही से लगाया है। कैसे लगाएंगे? जो जिनके बीच में पूछा गया उन सारे पॉइंट्स को लिख लो, ए बी सी, इस तरह से आपने लिखा। अब जो रेजिस्टेंस, ये जो मान लो पोटेंशियल है, ये पोटेंशियल मान लो ए पोटेंशियल है, मेरे बी पोटेंशियल है, सी पोटेंशियल है। अब देखो हमें पता है जो रेजिस्टेंस पैरेलल में होते हैं वो सेम पोटेंशियल में होती है उनमें। अगर रेजिस्टेंस पैरेलल में कनेक्टेड है तो वो सेम पोटेंशियल पे होंगे। तो यहाँ पे देखो ए और बी के बीच में, सॉरी इसका क्या वैल्यू है मैं देख लेता हूँ, इसका वैल्यू आपका 2 ओम है, ठीक है। ए और बी के बीच में कौन सा रेजिस्टेंस कनेक्टेड है? 2 ओम। बाकी सारे रेजिस्टेंस देखो बी और सी के बीच में कनेक्टेड है, इसका कोई पॉइंट नहीं। ए वाला किसके बीच में है? ए भी बी और सी के बीच में। अगर मैं यहाँ से चलता जाऊँ, हमेशा ध्यान रखना जब तक कोई एलिमेंट आपको नहीं मिलता है तब तक पोटेंशियल आपकी सेम रहती है, ठीक है। जब तक कोई एलिमेंट नहीं मिलता, जैसे मैं यहाँ से यहाँ पे भी पोटेंशियल बी है, यहाँ पर यहाँ चलता गया, यहाँ भी आपकी पोटेंशियल बी होगी, ठीक है। यहाँ से यहाँ चलता चला आऊंगा तो यहाँ पे भी मेरी पोटेंशियल क्या होगी? पोटेंशियल बी होगी। तो ये सारे रेजिस्टेंस देखो बी और सी सेम पोटेंशियल के बीच में है, मतलब ये सारे के सारे तीनों रेजिस्टेंस पैरेलल में है। और आप यहाँ से सर्किट बना भी सकते हो। 2 ओम रेजिस्टेंस जो है ए और बी के बीच में है, और बाकी सारे रेजिस्टेंस किसके हैं? बी और सी के बीच में। जैसा है वैसा लगा दो, राइट। इस तरह से आपका सर्किट बन गया, बहुत आसान हो गया क्वेश्चन। अब आपका क्वेश्चन हो गया हलवा। अब आपको दिख रहा होगा अरे सर ये तो ऐसा सर्किट निकला। मैं बोलता हूं ना, देखते देख कभी कभी क्या होता है, जो चीजें दिखती वैसी होती नहीं है। तो अभी सर्किट देखो क्या निकल के आया, बोला ना गाना है ना, क्या से क्या हो गया देखते देखते। तो वही सिनारियो है, क्या से क्या हो गया देखते देखते। सर्किट कितना कॉम्प्लिकेट था, अभी सर्किट ये। अब आपको डायरेक्टली दिख रहा है बच्चा पार्टी, ये हमारे तीनों किसमें है? पैरेलल में। और अगर इक्वल रेसिस्टेंस बच्चे पार्टी पैरेलल में होते हैं तो उसका इक्विवेलेंट हम कैसे निकालते हैं? आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू आर बाई एन। तो यहाँ पे आपका इनका इक्विवेलेंट होगा 4/3 इन तीनों का। और मेरा नया सर्किट क्या बनेगा? ये बनेगा 2 और साथ में ये 4/3। तो इनका सीरीज में है, क्या हो जाएगा? 2 + 4/3 दैट इज 10/3, दैट इज अराउंड 3 3 9, 3.3 समथिंग आंसर आना चाहिए। 3.3 समथिंग आपका आंसर आना चाहिए। पोटेंशियल मेथड से आप ये क्वेश्चन को बहुत आराम से बना सकते हैं, जैसे मैंने आपको बना के दिया हुआ है, ठीक है। कभी भी उस पर मत जाओ कि देखने से क्या लग रहा है, हमेशा अपने कंसेप्ट पे भरोसा करो। कंसेप्ट इज द किंग, राइट, हमेशा ध्यान रखना। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट है? ऑप्शन मैंने दिए नहीं थे, चलो मैं ऑप्शन दे देता हूँ। ये क्वेश्चन आपका आया हुआ है JNUBT 2 2015। 14 ओम था, 4.3 ओम था, 3.33। तो आपका सी ऑप्शन इसमें करेक्ट है, राइट। इसमें आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? सी। उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा, राइट। चलो फटाफट लिखे इस क्वेश्चन को। डन। चलो अगला क्वेश्चन हम इसी टाइप की प्रॉब्लम लेते हैं जो आपके एग्जाम में आई हुई। बहुत इंपॉर्टेंट कैटेगरी में प्रॉब्लम आती है, ध्यान रखना। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस से सर्किट आपका कभी ना कभी पूछा ही जा सकता है, या फिर इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस से पूछा जा सकता है। जो रेजिस्टेंस में रिलेशन होते हैं उसके जस्ट रिवर्स आपके कैपेसिटेंस में बनते हैं, ठीक है। जो रेजिस्टेंस में सीरीज का होता है वो वहां पे पैरेलल का होता है, जो रेजिस्टेंस में पैरेलल का होता है वो वहां पे सीरीज का होता है, ठीक है भाई। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन तुम्हारा क्या है देखते हैं। चलो अगला क्वेश्चन दिखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन लिखते हैं, बहुत सिंपल क्वेश्चन है जो आपका 2013 में आया हुआ है। ये आपका 2013 में आया हुआ क्वेश्चन क्या है? टू कैपेसिटर ऑफ ए कैपेसिटेंस। जो क्वेश्चन रह गए मैं उनको पहले करा देता हूँ, जो टाइप नहीं हो पाए थे वहां पे। टू कैपेसिटर
of capacitance 10 microfarad to capacitor of a capacitance 10 microfarad, ठीक है, and 20 microfarad are joined in series ठीक है, and connected to a battery 30 volt, connected to a battery 30 volt, then the charge on each capacitor is आपके ऑप्शन है बच्चे। पहला ऑप्शन है आपका 50 माइक्रोकूलम, दूसरा ऑप्शन है आपका 75 माइक्रोकूलम, तीसरा ऑप्शन है आपका 100 माइक्रोकूलम एंड चौथा ऑप्शन है आपका 200 माइक्रोकूलम। बहुत आसान क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है। क्या है, फिर से पढ़ते हैं क्वेश्चन को, पढ़ते हैं एक बार। टू कैपेसिटर ऑफ ए कैपेसिटेंस 10 माइक्रोफैराड एंड 20 माइक्रोफैराड आर ज्वाइंड इन सीरीज एंड कनेक्टेड टू अ बैटरी 30 वोल्ट, देन द चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर इज। दो कैपेसिटर हैं आपके, सीरीज में ज्वाइंट है, फिर उनके साथ एक बैटरी कनेक्ट है 30 वोल्ट की। आपको बताना है हर एक चार्ज कैपेसिटर पे चार्ज कितना होएगा। सिंपल, कैसे कर लगते हैं इस क्वेश्चन को, कैसे करेंगे? पहले तो हम सर्किट बनाते हैं। इस तरह से हमारा ये सर्किट है, ठीक है, क्लियर, वेरी गुड। 20 एंड 10 एंड 20 वोल्ट। अब हमें निकालना है चार्ज। अब अगर बच्चा पार्टी हमें चार्ज निकालना है तो हम क्या करेंगे, हम पहले सर्किट का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालेंगे। सर्किट का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कैसे निकालेंगे बच्चे? अगर सीरीज में होते हैं तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस टू सर्किट का क्या होता है, C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2, राइट। क्योंकि मैंने क्या बोला, रेजिस्टेंस का उल्टा, रेजिस्टेंस में सीरीज में जो हो वहाँ पे जो पैरेलल में है वो यहाँ पे सीरीज में होएगा, वो वहाँ पे जो सीरीज में है वो यहाँ पे पैरेलल में होएगा। तो यहाँ पे ये पैरेलल सीरीज में है तो इनका कॉम्बिनेशन ऐसे आएगा, दो हैं इसलिए मैं डायरेक्टली किया। तो यहाँ पे क्या बनेगा, 10 × 20 अपॉन 30, राइट। ये 10 20 थे, एक बार देख लेते हैं। यस, ठीक है। तो ये 0 से 0 कट गया। ओह, क्या हुआ? तो यहां से क्या आया, 10 3 × 30, 20/3, ये आ गया आपका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस माइक्रोफैराड। हमें निकालना है चार्ज। तो चार्ज क्या होता है भाई, चार्ज इज इक्वल टू CB। हमें पता है Q इज इक्वल टू CB। तो यहाँ पे C कितना आया इक्विवेलेंट, 20/3, और मेरी बैटरी कितनी है बेटा, 30 की है। तो 3 से 30 कैंसिल हुआ तो 10 आया। तो यहाँ पे Q कितना आ गया, 200 माइक्रोकूलम। 10 चार्ज कितना आ गया, 200 माइक्रोकूलम। सिंपल आंसर। तो पहले हमने क्या किया, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकाला, फिर हमने क्या किया, Q इज इक्वल टू CV से हमने इजीली चार्ज निकाल दिया। क्लियर है इतना? उम्मीद करते हैं चीज क्वेश्चन एकदम क्लियर हुआ होगा। फटाफट लिखें, तब तक मैं 5 मिनट का ब्रेक लेता हूँ, अभी आता हूँ पानी पी के। यहाँ पे मैं स्लाइड ऐड कर लेता हूँ, कुछ स्लाइड एंड हो गई शायद। क्योंकि अभी क्वेश्चन अच्छे खासे हैं अपने पास। चलो ये लिखो, मैं पानी पीने भी क्या आता हूँ जरा, ठीक है।
हाँ चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है। अगला क्वेश्चन है हमारा कैपेसिटेंस से ही, एक मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक मिनट रुको देखने दो इसमें क्या था। चलो सिंपल क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन भी। अरे स्लाइड अच्छा पीछे चली थी स्लाइड, ठीक है। ठीक है, a uniformly charged spherical cell of radius r a uniformly charged spherical cell of radius r carries total charge q. The electric potential at a point r distant r by 2 from the center of the cell is, क्या बनेगा? आपके ऑप्शंस हैं बेटा। पहला ऑप्शन है q by 4 pi epsilon naught r, दूसरा ऑप्शन है q by 2 pi epsilon naught r, तीसरा ऑप्शन है q by 8 pi epsilon naught r, चौथा ऑप्शन है 0। अब देखो सिंपल क्वेश्चन है, a uniformly charged spherical cell, ठीक है, of radius r carries a total charge q, the electric potential at a point distant r by 2 from the center of the cell is। एक यूनिफॉर्मली चार्ज स्पेरिकल सेल है, ठीक है, जिसकी रेडियस r है। यूनिफॉर्मली चार्ज का मतलब है वो नॉन कंडक्टिंग हो गया, चार्ज उसके अंदर डिस्ट्रीब्यूटेड है। द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट डिस्टेंट r by 2 फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सेल इज। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगी? फ्रॉम द सेंटर ऑफ द डिस्टेंस r by 2। आपको इसमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बतानी है सिंपली। कैसे निकालेंगे? अब देखो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालने के लिए अगर हमारे पास नॉन कंडक्टिंग सिनारियो है तो हमें इनसाइड पॉइंट पे, या r by 2 इनसाइड पॉइंट है, इनसाइड पॉइंट पे फार्मूला क्या होता है पोटेंशियल का वो आपको पता होना चाहिए, kq by 2r3 3r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर। ये रिलेशन अपने को बच्चा पार्टी पता होना चाहिए। r is the point where we want to calculate the potential। तो in this particular question the distance is r is equal to r by 2। यहाँ पे गिवन है at r is equal to r by 2 we want to calculate, right। अब r is equal to r by 2 पे अगर हम कैलकुलेट करना चाहते हैं तो हमारा क्या बनेगा, 3r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर बाई 4। यहाँ से क्या आ जाएगा, kq अपॉन 2r क्यूब ठीक है, एक मिनट, ठीक है। तो इसमें बेसिकली ये स्पेरिकल सेल ना होके स्पेयर है, सेल होता तो फिर हमारा, और स्पेयर और दूसरी चीज इसके r by 2 पॉइंट पे पूछ रहा है, राइट, r सेंटर पे पूछ रहा होता है। यहाँ पे सेल नहीं है, ये स्पेयर है, ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ रहा है। मैंने पोटेंशियल का इस लगा दिया, और स्पेरिकल सेल होता तो फिर दूसरी तरह से हम इसको कैलकुलेट करते।
ठीक है, अब इसमें पूछ कह रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ गया पॉइंट, ठीक है। चलो r/2, तो अब हम इसको करते हैं रफ। वैसे ये वाला रिलेशन ठीक है, ये आपका अगर इस पोटेंशियल पूछता किसी पॉइंट पे, अगर इस पेयर पे नॉन कंडक्टिव, तो वहाँ पे लगा सकते थे, राइट। इसीलिए ऑप्शन में मैच नहीं कर रहे थे, इलेक्ट्रिक फील्ड था, मैंने क्वेश्चन ऑप्शन उसके ले लिए थे। चलो, तो r लेस देन r पे आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड होती है KQR/R3, राइट। तो KQR/2 R3, R से R उड़ा, यहाँ पे आ जाएगा KQ/2R², राइट। ये आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी। यहाँ से KQ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिखोगे तो AQ/8 पाई एप्सिलॉन नॉट R² होगा, और ऑप्शन में भी सब में R² है, राइट। तो ये आपका होगा थर्ड ऑप्शन करेक्ट। क्लियर है इतना? चलो, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं क्या है हमारा। अगला क्वेश्चन है हमारा, अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद एयर, अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर a parallel plate capacitor with air as dielectric has capacitance C. A slab of dielectric constant K of same thickness as the separation between the plates is introduced, so as to fill half the capacitor. The new capacitance is, अब क्वेश्चन ध्यान से पढ़ें, ऑप्शन ले लेते, ऑप्शन भी है इसमें, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ते हैं पहले। अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद एयर एज अ डाइलेक्ट्रिक हैज अ कैपेसिटेंस C। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, जब उसमें कोई डाइलेक्ट्रिक नहीं है तब उसका कैपेसिटेंस C है। अब हम मैं क्या कर रहा हूँ, उसमें एक डाइलेक्ट्रिक डाल देता हूँ, सेम थिकनेस एज द सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स इज इंट्रोड्यूस्ड सो एज टू फिल द हाफ द कैपेसिटेंस, देन द न्यू कैपेसिटेंस इज। तो पहले तो हमें पता होना चाहिए कि अगर हमारे अंदर डाइलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस किया जाता है तो उसका फार्मूला क्या होता है, ठीक है। अगर हमारे पास एक कैपेसिटर है, अगर वो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर एयर में है तो उसका कैपेसिटेंस होता है एप्सिलॉन नॉट A/D, राइट। ये है विदाउट डाइलेक्ट्रिक, अगर वो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हमारा एयर में है, सिंपली, राइट, इस तरह से है। बट अगर मैंने उसके अंदर डाइलेक्ट्रिक डाला है, सपोज करो इस तरह से है, और मैंने T थिकनेस का डाइलेक्ट्रिक बेटा डाला हुआ है, ठीक है, और इनके बीच का सेपरेशन कितना है D। तो जो C डैश होता है वो होता है आपका एप्सिलॉन नॉट A/D माइनस T प्लस TY के, इस तरह से हम निकालते हैं। ये रिलेशन हमें पता होनी चाहिए, बस क्लियर है, ये रिलेशन अपने को पता होनी चाहिए। अब हमारे में क्या बोला गया है कि सेम थिकनेस का डाला गया है टू फिल द हाफ कैपेसिटेंस। क्या बोला गया है
same thickness as the separation between the plate is introduced so as to fill half the capacitor. बहुत अच्छी बात है, इसमें डाला गया है T इक्वल टू डी का, बट इसमें फिल किया गया है इसमें हाफ कैपेसिटर। ठीक है, चलो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इसका कितना है K, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है इसका K। बहुत अच्छी बात है सर, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब हमें इसमें से निकालना क्या है, इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है। हमें इसका निकालना क्या है, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। कैसे निकाल सकते हैं सर, देखो तो C डैश हो जाएगा इसका एप्सिलॉन नॉट A अपॉन, अगर मैं यहाँ से क्या करूँ, ये कितना हो जाएगा, D कॉमन ले लेता हूँ, D/2, यहाँ पे बचेगा 1 + 1/K, राइट। अरे भाई यहाँ से मैं अगर इसको सॉल्व करूँगा 2D1 D/2 आएगा, तो मैंने D/2 कॉमन लिया तो 1 + 1/K आया। ठीक है, अब अगर मैं इसको फर्दर सॉल्व करूँ तो मेरा क्या बचेगा, ये एप्सिलॉन नॉट A/D को मैं C लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ सर। एप्सिलॉन नॉट A/D को मैं C लिख सकता हूँ क्या बेटा, बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो यहाँ से आपका आ जाएगा ये, बाद में लिखते हैं, पहले इसको फर्दर नेक्स्ट स्लाइड है कि अपने पास, ये आ जाएगा अपना C डैश इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन K + 1/K, राइट। तो C डैश इज इक्वल टू D और ये हो जाएगा K अपॉन K + 1, राइट। तो C डैश इज इक्वल टू 2C K अपॉन K + 1, इस तरह से आपका ये आ जाएगा। ठीक है, चलो क्लियर है, दिस इज द रिलेशन। इस तरह अब अगर इसमें बोल दिया था कि अगर मान लो मैंने इसको फुल्ली फिल कर दिया, तो आप क्या करते हैं, यहाँ पे T की जगह पे D रखते, तो ये D से D आता, यहाँ पे D/K आता, K ऊपर जाता तो वो K टाइम्स हो जाता, लाइक दिस, C डैश इज इक्वल टू K टाइम्स हो जाता C क्या, अगर वो फुल्ली फिल्ड होता, राइट, ध्यान रखना, अगर वो फुल्ली फिल्ड होता तो वो हो जाता K टाइम्स। ठीक है, क्लियर। चलो अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, अगले क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। सिंपल क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। इफ द पोटेंशियल अक्रॉस अ across a 100 ohm resistor is 5 volt, then the current flowing through the resistor is ऑप्शन है आपके 0.2 एम्पियर, बी ऑप्शन है 0.05 एम्पियर, सी ऑप्शन है 0.1 एम्पियर, डी ऑप्शन है 0.025 एम्पियर। अब देखो डायरेक्टली क्वेश्चन है, ओम्स लॉ पे क्वेश्चन है, आपको क्या दिया हुआ है, वोल्टेज दिया हुआ है, रजिस्टर दिया हुआ है, आपको करंट निकालना है। ओम्स लॉ हमारा क्या कहता है, B = IR। अब बताओ ऐसे हलवा क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो ये सिंपली B = IR पे है। कैसे निकालोगे सर इसका क्वेश्चन का सॉल्यूशन, बिल्कुल निकाल सकते हैं। B = IR, तो I = B/R, कितना गिवन है बच्चे, 5 and 100, तो यहाँ से आपका आ जाएगा 5/100, तो ये आ जाएगा 0.05 एम्पियर। क्वेश्चन हो गया खत्म। दिस इज द सॉल्यूशन फॉर दिस क्वेश्चन। कैसे किया, सिंपली हमें करंट पता था, सॉरी हमें वोल्टेज पता था, रेजिस्टेंस पता था, हमें करंट निकालना था। ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग B = IR, तो हमने क्या किया, I = B/R, यहाँ से हमारा डायरेक्टली इसमें आंसर आ गया। तो ये बहुत सिंपल, बिना पेन चलाए भी आप इस क्वेश्चन को कर सकते थे कि 5/100
दैट इज 0.05 एम्पियर करंट। क्लियर? चलो, तो इसका क्या हो गया 0.05, सिंपली फटाफट लिखें इसको। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। जेडीयूबीटी 2008 में आया हुआ है, टू कन्वर्ट अ गैल्वेनोमीटर इनटू एन एमीटर। टू कन्वर्ट अ गैल्वेनोमीटर इनटू एन ऑप्शन ए है आपका बच्चे, अ हाई रेजिस्टेंस शुड बी कनेक्टेड। इन पैरेलल। बी ऑप्शन है तुम्हारा, अ लो रेजिस्टेंस पैरेलल हाई रेजिस्टेंस इन सीरीज। डी ऑप्शन है बेटा, लो रेजिस्टेंस लो रेजिस्टेंस इन सीरीज। अब कौन सा ऑप्शन इसमें से मैच करेगा ये हमें देखना है। हमको क्या करना है, गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कनेक्ट करना है। सिंपली अगर हमें एक गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कनेक्ट करना चाहते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक रेजिस्टेंस पैरेलल में लगाना पड़ेगा, क्या वो हाई होगा या लो हो, या फिर रेजिस्टेंस को सीरीज में लगाना पड़ेगा। अब मुद्दा ये है कि वो रेजिस्टेंस हाई रेजिस्टेंस लगेगा या फिर लो रेजिस्टेंस लगेगा, ये हमें कंसेप्ट पता होना चाहिए। कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को हम सिंपल तरीके से बना सकते हैं। देखो, हमें सिंपली पता है, अगर हमारे पास एक गैल्वेनोमीटर है और अगर हमें उसको एम्पियर में कन्वर्ट करना है, सॉरी एमीटर में, एम्पियर बोल दिया, अगर मैं इस गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कन्वर्ट करना चाहता हूं तो मैं क्या करूंगा, एक लो रेजिस्टेंस इसके पैरेलल में कनेक्ट करूंगा और जिस रेजिस्टेंस को अपन बोलते हैं शंट रेजिस्टेंस, इस रेजिस्टेंस को अपन बोलते हैं शंट रेजिस्टेंस। ठीक है भैया, इसको क्या बोलते हैं अपन, शंट रेजिस्टेंस। तो हमेशा ध्यान रखें, इफ वी वांट टू कन्वर्ट आवर गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर देन वी हैव टू कनेक्ट द low resistance in parallel to it and that resistance is known as the shunt resistance। that simple easy। अगर मुझे इसका करना होता वोल्ट मीटर में कन्वर्ट, सपोज करो अभी क्या हुआ, मेरा ये पूरा का पूरा सेटअप बच्चा पार्टी क्या बन गया, अब ये मेरा का पूरा सेटअप बन गया एमीटर, राइट। अगर मैं ये कंसेप्ट और देता हूं, अगर मुझे इसी गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कनेक्ट कर, वो सॉरी वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करना होता, तब मैं सर क्या करता, अगर मुझे इसी गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कनेक्ट करना होता तब मैं क्या करता, इसके सीरीज में एक हाई रेजिस्टेंस लगाता। सिंपली नाउ दिस सेटअप इज वोल्ट मीटर। सिंपल इजी पीजी, फटाफट लिखें।
हाँ जरूर। फाइनली लाइट आया, थोड़ा सा अभी राहत मिलेगा। ओके गुड कूल। तो ये हमारा हो गया कि हमने अगर गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कन्वर्ट करना है तो हमने क्या करना है, हमने एक सीरीज में पैरेलल में एक रेजिस्टेंस लगाना है, दैट उस रेजिस्टेंस की वैल्यू हमारी लो होनी चाहिए, और उस रेजिस्टेंस को हम बच्चे क्या बोलते हैं, शंट रेजिस्टेंस बोलते हैं, राइट। और अगर हमें गैल्वेनोमीटर से वोल्टमीटर में जाना है तो हम एक हाई रेजिस्टेंस की वैल्यू लगाएंगे जो कि हम पैरेलल में लगाएंगे। इतनी चीज़ें क्लियर हैं, उम्मीद करता हूँ इतनी चीज़ें आपकी क्लियर हुई होंगी, राइट। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको देखो फिर से 2008 में आया हुआ सेम टाइप का क्वेश्चन आया हुआ, अभी मैं करा चुका हूं इस टाइप का क्वेश्चन। अ कंडेंसर ऑफ ए कैपेसिटर 5 माइक्रोफराड condenser of capacitive 5 microfarad is charged to a voltage is charged to a voltage 1000 वोल्ट। आपको बताना है एनर्जी स्टोर्ड कितनी होगी, आपको बताना है एनर्जी स्टोर्ड कितनी होगी। फटाफट इस क्वेश्चन को हम कैसे कर सकते हैं, तो सिंपली इसका सॉल्यूशन हम कैसे बना सकते हैं, हम इस सेम टाइप का क्वेश्चन पीछे कर चुके हैं कि अगर मुझे कैपेसिटर में एनर्जी स्टोर निकालनी है तो हमें डायरेक्टली पता होता है हाफ CV²। एक रिलेशन होता है, हमें क्वेश्चन में डायरेक्टली कैपेसिटर भी दिया, कैपेसिटेंस भी गिवन है एंड वोल्टेज भी गिवन है, हमें जस्ट क्या करना है, एक रिलेशन यूज करना है। C की वैल्यू हमें 5 माइक्रोफराड गिवन है एंड वोल्टेज की वैल्यू हमें 1000 गिवन है, तो हमारी एनर्जी स्टोर्ड कितनी हुई, U इज इक्वल टू हाफ इंटू 5 इंटू 10² इंटू 10⁻⁻6। बिकॉज वो माइक्रोफराड है तो मैं उसको कन्वर्ट किया है, तो यहां से मेरी एनर्जी स्टोर्ड आ गई 2.5 इंटू 10⁻⁻4। तो दिस इज आर U, राइट। ये हमारी कितनी आ गई, एनर्जी स्टोर्ड आ गई सिंपली। तो कुछ डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस होते हैं, ये हमें डायरेक्टली एग्जाम में मिल जाते हैं, जिनके हमें बिल्कुल भी छोड़ने नहीं है हमारे, क्योंकि बोनस है। हमें सिंपल एक रिलेशन पता होना चाहिए, U इज इक्वल टू हाफ CV² होता है, और डायरेक्टली हमें उस रिलेशन से इस टाइप के क्वेश्चंस को उड़ा सकते हैं। अगर ये क्वेश्चन हमारे एग्जाम में गलत हो रहे हैं, इसका मतलब हम एग्जाम में गलती, हम सही से पढ़ के नहीं गए, क्योंकि फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, ये एक बोनस क्वेश्चन है जो कि मैक्सिमम बच्चे इसको करेक्ट करेंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है। पीछे कुछ क्वेश्चन छोड़े थे, उन पे हम बात करते हैं जो हम PPT में लाए थे। हाँ, 2 पॉइंट चार्ज प्लस 10 माइक्रोकूलम, ये दिख रहा होगा शायद, यप, एंड प्लस 20 माइक्रोकूलम आर प्लेस्ड एट ए सेपरेशन ऑफ 2 सेंटीमीटर। द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू द पेयर एट द मिडिल पॉइंट ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग द 2 चार्जेस इज। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आपके पास एक 2 चार्जेस हैं, एक 10 माइक्रोकूलम है, राइट, या एक 20 माइक्रोकूलम है, बोथ आर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस 2 सेंटीमीटर। नाउ यू हैव टू कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मिडवे बिटवीन द पॉइंट लाइन ज्वाइनिंग देम। सिनारियो क्या है बच्चा पार्टी, इस तरह का सिनारियो है, आपके पास एक चार्ज है प्लस 10 कूलम का, एक चार्ज है बच्चे 20 माइक्रोकूलम का,
इस पॉइंट पे आपको मिडिल, अगर इनके बीच का जो सेपरेशन है दैट इज 2 सेंटीमीटर, अपन को क्या करना है, पोटेंशियल निकालनी है इस मिडिल पॉइंट पे। तो पोटेंशियल इज जस्ट अ स्केलर क्वांटिटी, वी कैन जस्ट ऐड इट और सब्ट्रैक्ट इट नॉर्मली विदाउट केयरिंग ऑफ डायरेक्शन। हम डायरेक्शन के केयर किए बिना पोटेंशियल्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, बिकॉज पोटेंशियल हमारी एक स्केलर क्वांटिटी है। तो अगर मुझे इस पॉइंट पे पोटेंशियल निकालना है बच्चे, तो इस चार्ज की वजह से भी पोटेंशियल होगी और इस चार्ज की वजह से भी पोटेंशियल होगी, और दोनों का क्या होगा, यहाँ पे एडिशन हो जाएगा। तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना है, 1 सेंटीमीटर, यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना है, 1 सेंटीमीटर, राइट। अपन को पता है कि पॉइंट चार्ज की वजह से पोटेंशियल का रिलेशन क्या होता है, KQ/R। दिस इज द फॉर्मूला टू कैलकुलेटिंग द पोटेंशियल बाय पॉइंट चार्ज एट एनी पर्टिकुलर डिस्टेंस। तो सिंपली हम क्या कर सकते अगर मैंने इस पॉइंट को P बोला है तो मेरा BP क्या होगा, K/R मैं बाहर लेता हूं बिकॉज मेरा डिस्टेंस सेम है, K/R मैं बाहर लेता हूं, मेरा पोटेंशियल होगा 10 + 20, और ये माइक्रो कूलाम में है तो मैं इसको 10⁻⁻6 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, सिंपल, ठीक है। K की जगह पे मेरे को क्या डालना है, 9 × 10⁻9, और R की जगह पे मुझे डालना है 10⁻2, बिकॉज मेरे को मीटर में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो यहां से मेरा पोटेंशियल क्या बनेगा भाई, 9 × 10⁻9 अपॉन 10⁻2, और यहां पे आ जाएगा 30, बिकॉज 10 + 20 = 30, और साथ में हमारा आ जाएगा इंटू 10⁻6। तो यहां से हमारा क्या बनेगा, 270 इंटू 10⁻3 इंटू 10⁻2। तो यहां से हमारा क्या बनेगा, देखो कोई ऑप्शन मैच करने लगा होगा हमारा इतनी देर में, यप, हमें आगे कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं, हमारा आंसर मैच कर चुका है। 270 इंटू 10⁵, दैट इज योर 27 इंटू 10⁶, दैट मीन्स 27 मेगावोल्ट। आंसर हमारा यहीं पे मैच कर गया है। कौन सा ऑप्शन मैच कर गया, हमारा थर्ड ऑप्शन हमारा यहाँ पे मैच कर गया है। तो आपका यहाँ पे 27 मेगावोल्ट इज द करेक्ट आंसर, राइट। तो ये आपका आया हुआ है 2013 में। 2 पॉइंट चार्जेस +10 and +20 आर प्लेस्ड एट ए सेपरेशन 2। तो इस तरह के अभी तो 2 चार्जेस हैं, आपके पास 3 चार्जेस भी हो सकते हैं, आपके पास 4 चार्जेस भी दे सकता है। पोटेंशियल्स इज जस्ट अ स्केलर क्वांटिटी, जस्ट एड इट और सब्ट्रैक्ट इट अकॉर्डिंगली। अगर प्लस साइन है चार्ज में तो बेटा प्लस साइन ले ले, अगर बेटा माइनस चार्ज है तो बेटा माइनस ले ले, बिना किसी केयर किए डायरेक्शन की, बिकॉज हमें डायरेक्शन की परवाह नहीं है। अगर यहीं पे इलेक्ट्रिक फील्ड होता, अगर यहीं पे मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड होता तो मुझे यहाँ पे थोड़ा सा डायरेक्शन का गेम देखना पड़ता, ठीक है। तो वहां पे बच्चे गलतियां करने लगते हैं जब हम डायरेक्शन के साथ चीजें खेल, डायरेक्शन हमारे उसमें जुड़ जाती हैं, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड तुम्हारी वेक्टर क्वांटिटी रहती है, ठीक है। तो इतनी चीज क्लियर है, उम्मीद करता हूं। पीछे के क्वेश्चन की तरफ मैं देखता हूं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। हाँ, ओके फाइन, वेरी गुड। 3 capacitors, each of capacitance C and of breakdown voltage B are joined in series. The capacitance and breakdown voltage of the combination will be. अगर मेरे पास 3 कैपेसिटेंस हैं और तीनों को मैं सीरीज में ज्वाइन कर रहा हूं तो उनका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना बनेगा, ये मेरे को बताना है। तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस तो मुझे पता है कि C/3 बनेगा, बिकॉज सीरीज में अगर मैं 3 कैपेसिटेंस को कनेक्ट करता हूं इस तरह से और तीनों मेरे इक्वल कैपेसिटी के हैं, तो हमें पता है कि भाई अगर सीरीज में कैपेसिटर कनेक्टेड है तो इनका इक्विवेलेंट कैसे निकलता है, लाइक जैसे वहां पे पैरेलल का निकलता है। तो ये हो गया मेरा C/3। दिस इज द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ द सर्किट, राइट। ये हमारा हो गया इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस उस सर्किट का। तो मेरे ये ऑप्शन तो बेटा खत्म हो गए, ये ऑप्शन तो हमारे खत्म हो गए। अब हमें क्या निकालना है, वोल्टेज। कैसे निकालोगे, सोचो इस चीज को।
जल्दी से। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन हो गया। ये आपका आया था 2013 में, फटाफट बना लिया होगा, उम्मीद करता हूँ, इसमें कुछ नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं हम। इफ अ वायर इज स्ट्रेच्ड बाय 0.1% लॉन्गर, इट्स रेजिस्टेंस विल बी। अगर एक वायर को स्ट्रेच किया था 0.1% लॉन्गर, देन इट्स रेजिस्टेंस विल बी। फटाफट इसका रेजिस्टेंस क्या होएगा, जल्दी से बताओ। अगर मैं एक वायर को स्ट्रेच कर दूं 0.1% लॉन्गर, तो इसका रेजिस्टेंस डायरेक्टली रिलेशन होता है इंक्रीज्ड बाय 0.2%। खत्म। ठीक है, सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, इसमें कुछ ऐसा नहीं है खास कि ज्यादा सोचना पड़े। पीछे क्वेश्चन देखते हैं, और कोई क्वेश्चन है? ठीक है, ये भी हो गया हमारा, ये भी हो गया। इसमें मैंने टिक नहीं किया, टिक कर देते हैं। लो रेजिस्टेंस इन पैरेलल, ठीक है भाई, इसका लो रेजिस्टेंस इन पैरेलल आपको लगाना पड़ेगा। चलो 5 मिनट का ब्रेक देते हैं, फिर कुछ क्वेश्चन और करते हैं। हाँ, रिकॉर्डिंग है। हाँ, तो हमारे ये क्वेश्चन थे, हमारे कुछ इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड इसमें बीच में करंट इलेक्ट्रिसिटी में भी कुछ क्वेश्चन आए थे, है ना। तो ये सारे क्वेश्चन हमने किए अच्छे से, इसमें हमने कुछ कंसेप्ट सीखे। ज़्यादातर क्वेश्चन में देख पा रहे थे अपन कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस से और इक्विवेलेंट कम कैपेसिटर के भी पूछे जा सकते हैं। दूसरी चीज, एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर बहुत बार पूछी गई है आपकी, E = ½ CB², उसको ध्यान रखना है। ठीक है, तो उसमें कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट पे अगर मैं बात करूं, कुछ मैं अगर लिखवा दूं आपको इसमें, कहाँ गया स्लाइड, ठीक है, इस पे आ जाओ। स्लाइड इंपॉर्टेंट नोट्स जो है मैं लिख सकते हैं अपन इस पे। Potential due to point charge at particular distance is this.
इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन सीरीज R1 प्लस R2 प्लस अप टू Rn, और पैरेलल में आपका हो जाएगा 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू दिस। ठीक है, चलो उसके बाद हम बात करें तो तीसरा आपका इसका कैपेसिटेंस में जैसे इसका रिवर्स करना कि कैपेसिटेंस में जो सीरीज का है यहाँ पे वो वहाँ पे पैरेलल का होगा, और जो यहाँ पे पैरेलल का है वो वहाँ पे सीरीज का होगा। तो इतना सा ध्यान रखना। और ये बेटा ये इक्वल है रेजिस्टेंस, तो पैरेलल में R/N हो जाएगा और सीरीज में बेटा N मल्टीप्लाइड बाई R हो जाएगा। ओवरऑल रेजिस्टेंस सीरीज में बढ़ जाता है एंड पैरेलल में डिक्रीज हो जाता है। इतना भी आपको ख्याल रखना क्योंकि एक क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है। कैपेसिटर में अगर मैं कुछ रिलेशन बता दूं आपको, Q इज इक्वल टू CB, C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A/D, U इज इक्वल टू हाफ CB स्क्वायर, साथ ही साथ C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D माइनस T प्लस T/K। यह आपका अगर कोई डाइलेक्ट्रिक उसमें डाला जाता है T थिकनेस का, तब आप कैपेसिटर का कैपेसिटेंस कैसे निकालोगे। और अगर उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बेटा क्या है, C है। अगर उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बेटा क्या है, C है। ठीक है, ये हो गया आपका एप्सिलॉन नॉट A D माइनस T प्लस T/K। ठीक है, इतनी चीज ध्यान रखना। ये आपका है विदाउट डाइलेक्ट्रिक। अगर कैपेसिटर आपका पैरेलल प्लेट कैपेसिटर एयर में रखा हुआ है, ये आपका क्या है विद डाइलेक्ट्रिक। अगर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के अंदर कोई डाइलेक्ट्रिक डाल दिया गया है तब उसमें आपका कैपेसिटेंस कितना बनेगा, एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D माइनस T प्लस T/K सिंपली। ये क्या है यहाँ पे, K एक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है उस मटेरियल का और T इज द थिकनेस ऑफ दैट मटेरियल। इसमें भी एक पर्टिकुलर केस बता दूं, अगर एक डाइलेक्ट्रिक जो है पूरी तरह से फिल कर दिया गया है फुल्ली, तो जो कैपेसिटेंस होता है वो K टाइम्स हो जाता है। बिकॉज यहाँ पे मैं T इज इक्वल टू D डालूंगा तो बेटा D से D खत्म हो जाएगा और यहाँ पे D/K आएगा तो K ऊपर जाएगा और एप्सिलॉन नॉट A/D क्या होता है, C होता है। तो उस सिनारियो में आपका जो C डैश है वो K टाइम्स हो जाता है C, और आपका ओवरऑल कैपेसिटेंस जो है वो बढ़ जाता है, इफेक्टिव कैपेसिटेंस आपका बढ़ जाता है। तो इस बात का भी बहुत आप ध्यान रखें। ठीक है, दूसरी चीज हमने क्या सीखी यहाँ पे, ज्यादातर क्वेश्चंस में हमने देखा था कि जो पोटेंशियल है वो आपकी एक स्केलर क्वांटिटी है, उसको हम नॉर्मली ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं विदाउट केयरिंग ऑफ डायरेक्शंस। ठीक है, इतनी चीजें ध्यान रखना। दूसरा मैं कुछ और रिलेशन आपको अगर एक दो बता दूं जो आपके इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। अगर कोई स्लाइड बाकी हो अपने पास, एक स्लाइड ये है। ठीक है, पोटेंशियल ड्यू टू कंडक्टिंग स्फीयर अगर मैं बात करूं, जहां से क्वेश्चन आए हैं तो R ग्रेटर देन R पे तो आपका बिहेविंग लाइक अ स्फीयर, बिहेविंग लाइक अ पॉइंट चार्ज KQ/R। ठीक है, ध्यान रखना, सॉरी KQ/r। कंडक्टिंग स्फीयर है उस पर चार्ज Q है तो ये, और R इज इक्वल टू R सरफेस पे आपका वही होगा Q अपॉन कैपिटल R, और R लेस देन R पे भी आपका यही होगा B इज इक्वल टू KQ/कैपिटल R। तो आपने क्या सीखा, कंडक्टिंग के सिनारियो में, कंडक्टिंग स्फीयर के केस में जो पोटेंशियल सरफेस पे है बच्चे तुम्हारा, वही पोटेंशियल अंदर हर एक पॉइंट पे है। दैट मीन्स तुम्हारा पोटेंशियल क्या है, कांस्टेंट है। कंडक्टिंग स्फीयर के सिनारियो में क्या है, तुम्हारा पोटेंशियल क्या है, कांस्टेंट है। जो स्फीयर पे है वही आपका जो सरफेस पे है वही अंदर हर एक पॉइंट पे होगा। तो आपको घुमाने के लिए क्वेश्चन पूछ जाता है कि ये सरफेस स्फीयर की सरफेस है, कंडक्टिंग स्फीयर है, उसकी सरफेस पे पोटेंशियल है 100 वोल्ट, अभी आया था भी था, तो उसके सेंटर पे पोटेंशियल बताओ। अरे भाई कंडक्टिंग स्फीयर है तो सरफेस पे जो पोटेंशियल है वही मेरी सेंटर पे होगी, सिंपल। तो इसीलिए कभी कभी क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ा करो, वहां पे कंडक्टिंग दिया है या नॉन कंडक्टिंग। अगर यहाँ पे नॉन कंडक्टिंग होता तब सिनारियो आपका बदल जाता, राइट। अगर ये नॉन कंडक्टिंग होता तब आपका सिनारियो बदल जाता। फॉर नॉन कंडक्टिंग, और ध्यान रखें कभी भी एग्जाम में नॉन कंडक्टिंग लिख के नहीं आएगा। यू हैव टू आइडेंटिफाई बाय द लैंग्वेज दैट द चार्ज इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड मतलब नॉन कंडक्टिंग है, तो R ग्रेटर देन, तो R पे तो बेटा सिंपल है, बिहेविंग लाइक अ पॉइंट चार्ज।
बट आर लेस देन आर, दैट इज योर इनसाइड पॉइंट, बी इज इक्वल टू के क्यू बाई 2r3। बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है ये आपको पता होना चाहिए। एट सेंटर कई बार पूछा जाता है, मतलब r इज इक्वल टू 0 डाल दो इसमें। अगर मैं इसमें r इज इक्वल टू 0 डालता हूँ, अगर मैं इसमें r इज इक्वल टू 0 डालता हूँ बच्चे, तो देख मेरा क्या बनेगा, r स्क्वायर से r स्क्वायर नीचे उड़ेगा, के 3/2 के क्यू आर। मेरा बी सेंटर क्या बनेगा बच्चे, 3/2 के क्यू बाई आर, दैट इज बी सरफेस। तो सेंटर पे जो पोटेंशियल होती है वो 3/2 टाइम्स होती है सरफेस की, नॉन कंडक्टिंग के सिनारियो में। बट कंडक्टिंग के सिनारियो में क्या है, यही पोटेंशियल आपकी इक्वल है। कंडक्टिंग के सिनारियो में क्या है, ये पोटेंशियल आपकी जो सरफेस पे थी वही सेंटर पे है। बट नॉन कंडक्टिंग के सिनारियो पे जो है, जो सरफेस पे है उसका 3/2 टाइम हो जाता है सेंटर पे। और बाकी अगर किसी अंदर वाले पॉइंट पे पूछ रहा है तो आप इस रिलेशन से यूज कर सकते हो। कोई भी पॉइंट दिया होगा, स्मॉल आर की जगह पे आप डालोगे, आप इजीली उस चीज को कैलकुलेट कर पाओगे, राइट। इतनी चीजें, तो ये कुछ से आपके बेसिक से कंसेप्ट थे, जरा इसको नोट करो। अभी मैं थोड़ा सा वॉशरूम हो गया। ठीक है, चलो ये सारी चीज़ें उम्मीद करता हूँ आपने लिख ली होंगी अच्छे से, और आज का सेशन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। जितने भी हमने PYQ करे उसमें कोई भी डाउट रहा हो तो आप बता सकते हैं। बाकी उम्मीद करता हूँ सारे PYQ आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। जो भी PYQ रह रहे हैं वो अगले सेशन में मिलेंगे। अगले एक एक टॉपिक पे आपको इसी तरह से सारे PYQ मिलते रहेंगे। उम्मीद करता हूँ सारी चीज़ें A to Z क्लियर होंगी। हमने आज कितने क्वेश्चन किए एक बार देख लेते हैं। अगर मैं अपने नंबर ऑफ क्वेश्चन की आज हम बात करें, अगर हम लोग और हाँ, इसका आंसर मैं टिक करना भूल गया था, सॉरी। इसका आंसर आपका 1/3 है, ठीक है, ध्यान रखना है, इसको निकाल सकते हो आप। वन बाई थ्री अगर मैं डाल देता 9/10/3, ठीक है, चलो। हाँ, क्वेश्चन काउंट कर रहे थे हम। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 16 17 18, ठीक है। हमने आज 18-19 करीबन 20 क्वेश्चंस के करीब किए। तो उम्मीद करते हैं सारे क्वेश्चन से अच्छे खासे आपके कंसेप्ट
क्लियर हो जाएंगे और सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी। तो अभी अगला टॉपिक जो भी होगा वो आपको पता लग जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक में गेट पी का डिस्कशन करेंगे, पीवाईक्यू का ही इसी तरह से पीवाईक्यू की डिस्कशन। साथ में मैंने आपको एक कंसेप्ट भी दिया है, कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें भी दी हैं, तो उनको आप नोट कर सकते हैं, उनको आप समझ सकते हैं। कोई समस्या आती है, कोई दिक्कत आती है तो आप उन चीज़ों को पूछ भी सकते हैं। क्लियर है? चलो, तो आज का सेशन यहीं पे ख़त्म करते हैं।